नमस्कार, आप सभी का श्री श्याम क्लासेस राजस्थान में मैं सुमित शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना चैप्टर चल रहा है चौथा, कार्बन यौगिक। ठीक है ना, कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। और उसका आज मैं लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ चुका हूं। लेक्चर नंबर 4 के अंदर अपन अन्य महत्वपूर्ण कार्बन यौगिकों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, या कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिकों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी क्लास चल रही है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक या कार्बनिक यौगिक, ठीक है, ये हेडिंग लगाएंगे। और सबसे पहले हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं एथेनॉल के बारे में। ठीक है ना, सबसे पहले अपन एथेनॉल के भौतिक गुण देखने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। चलिएगा फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसके अंदर हम एथेनॉल के गुणधर्म की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एथेनॉल क्या होता है। एथेनॉल आपका रंगहीन होता है, ठीक है ना, रंगहीन होता है। और इसका स्वाद कैसे होता है, जलने वाला स्वाद आता है। ठीक है, रंगहीन, इसका पहला अपन पॉइंट लिखेंगे, रंगहीन होता है, गंध आने वाला होता है। और इसका स्वाद कैसा होता है, ज्वाला वाला होता है। जली हुई चीज होती है ना, कड़वा सा स्वाद होता है, जलने वाला स्वाद लिख सकते हैं, जैसे अपनी एनसीईआरटी के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, जलने वाला स्वाद, रंगहीन होता है, गंध वाला है और जलने वाला स्वाद होता है। जल में घुलनशील होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। जल में घुलनशील, जल में आसानी से घुल जाता है। अपन ने इससे पहले जो लेक्चर आया था उसके बात किया था ना, अल्कोहल समूह में आता है शराब में। एथेनॉल मतलब पीने वाली शराब है, मेथेनॉल पीने वाली नहीं होती है, जहरीली शराब होती है। मेरे नजरों में तो दोनों ही खराब है, ठीक है ना। एथेनॉल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, रंगहीन, गंध, जलने वाला स्वाद, जल में घुलनशील होता है, वाष्पशील द्रव होता है। इसको अपन भाप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाष्पशील द्रव होता है। आगे हम चर्चा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि उदासीन प्रकृति का होता है, ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। बात आपके समझ में आ रही होगी। ये आपने एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म पढ़े। अब मैं आपको आगे एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ाने वाला हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे, देखिएगा। रासायनिक गुणधर्म में मैं एथेनॉल की अभिक्रिया सबसे पहले सोडियम के साथ करवा देता हूँ। सोडियम के साथ अभिक्रिया, एथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा देता हूँ मैं, सोडियम के साथ करवा देता हूँ। एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराने पर क्या होगा, अगर आप एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाएंगे, एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो इसके अंदर आपको सोडियम एथोक्साइड प्राप्त होगा, सोडियम एथोक्साइड आपको प्राप्त होगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ये आपका सोडियम एथोक्साइड है, एथोक्साइड है, ठीक है। और प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवाने पर सोडियम एथोक्साइड बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है। इस अभिक्रिया को अपन कब करते हैं, जब अपन को हाइड्रोजन गैस की जांच करनी होती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति के लिए अपन इस अभिक्रिया को करते हैं, ठीक है। बात आपकी समझ में आ रही है। देखो, हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, हम क्या पता लगाते हैं, जैसे शुद्ध अल्कोहल पता लगाना है हमें पता लगाना है कि मेथेनॉल है कि एथेनॉल है। तो अपन क्या करते हैं, एथेनॉल लेते हैं, उसके अंदर सोडियम डाल देते हैं। सोडियम डालने से हाइड्रोजन गैस निकलती है, इससे हमें हाइड्रोजन गैस की भी प्राप्ति हो जाती है, मतलब पता चल जाता है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है। और एक हमसे इससे ये भी पता चलता है कि आपका क्या है, एथेनॉल ही है, मेथेनॉल नहीं है, क्योंकि एथेनॉल और मेथेनॉल देखने में समान लगते हैं।
तो अपन को इन दोनों की जांच करने के लिए अपन एथेनॉल के अंदर सोडियम डाल देते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस निकलने से हमें पता चल जाता है कि ये कौन है, एथेनॉल है कि मेथेनॉल है। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखिएगा, रासायनिक गुण में हमने चर्चा करी सोडियम के साथ अभिक्रिया। अब आगे मैं आपको निर्जलीकरण पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये ऑर्गेनिक का चैप्टर है, इसके अंदर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हमें रिएक्शन को समझना है, क्योंकि अब की बार बोर्ड के अंदर रिएक्शन दी थी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, रिएक्शन दे दिया, पूछ रहे आगे वाला प्रोडक्ट बताइए, ठीक है ना। तो रिएक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। निर्जलीकरण अगला मेरा टॉपिक है, निर्जलीकरण। देखिएगा निर्जलीकरण क्या होता है। इसके अंदर एथेनॉल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, ठीक है ना। एथेनॉल की अभिक्रिया किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। एथेनॉल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ कराते हैं, जिससे हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। मतलब निर्जलीकरण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। जब एथेनॉल के अंदर किसको मिलाया जाता है दोस्त, सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है, तो आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ये आपने एथेनॉल के भौतिक गुण और रासायनिक गुणधर्म पर चर्चा करी है। और अब अपन एथेनोइक एसिड ये रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म पर चर्चा करने वाले हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। आज की इस क्लास के अंदर अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 4 लेक्चर अपन मैक्सिमम रखते हैं, क्योंकि हमारे डेमो लेक्चर चल रहे हैं। आपको ये सारे के सारे चैप्टर न्यू बैच के अंदर दोबारा से पढ़ाने वाले। ये डेमो लेक्चर चल रहा है, डेमो लेक्चर के अंदर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके अंदर स्पीड भी मेरी बहुत बढ़िया चल रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि डेमो लेक्चर के अंदर ही अपन कम से कम 6-7 चैप्टर पढ़ लें, पर अपन से अब 4 ही हो पाएंगे, क्योंकि डेमो लेक्चर आज लास्ट है। फिर आपका पेड कोर्स ऐप में स्टार्ट होने वाला है, तो ऐप के अंदर अपन हर चीज़ को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यूट्यूब के अंदर मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट करवाया है, और मोटे मोटे तौर पर आपको 1 से लेकर 4 चैप्टर का पूरा नॉलेज देने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं इसके अंदर अगला टॉपिक ले रहा हूँ एथेनोइक एसिड, ठीक है ना। एथेनोइक एसिड, जिसे आप एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, फॉर्मूला CH3COOH, याद रखिएगा। और इसके अपन क्या चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले भौतिक गुणधर्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर रहे हैं। भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म के अंदर ये रंगहीन द्रव्य होता है, इसका कलर नहीं होता है। पहली बात, रंगहीन द्रव्य, कलर नहीं होता है। दूसरी बात, स्वाद में खट्टा होता है, क्योंकि अम्ल है, अम्ल है तो जनरली स्वाद में खट्टा तो होगा ही होगा। और आगे बात करेंगे तो सिरके जैसी गंध आती है, इसके अंदर आचार जैसी गंध आती है, ठीक है। सिरके जैसी गंध आती है, सिरके जैसी गंध। रंगहीन द्रव्य है, स्वाद में खट्टा है, सिरके जैसी गंध इसके अंदर से आती है। दूसरा, इसका क्वथनांक कितना होता है, इसका क्वथनांक कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है, इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। तीसरी चर्चा अपन बात करें तो तीसरी चर्चा के अंदर हम ये बात करेंगे कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेक्सल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसको जब अपन ठंडा करते हैं तो ये बर्फ के रूप में भी जम जाता है, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे एथेनोइक अम्ल को गर्म करने पर, एथेनोइक अम्ल को शीतलन करने पर, जमाने पर, शीतलन करने पर बर्फ जैसे जम जाता है, बर्फ जैसे जम जाता है। इस कारण से इसे
इस कारण से इसे क्या कहते हैं दोस्त, इसे गैल्सल एसिटिक एमल भी कहते हैं, गैल्सल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, गैल्सल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसकी इस प्रॉपर्टीज के कारण ही इसे ये नाम दिया गया है। बात समझ में आ रही होगी। स्वाद में क्या है, खट्टा, रंगहीन, द्रव है, सिरके जैसी गंध होती है, क्वथनांक 391 केल्विन है और इसको गर्म ठंडा करने पर बर्फ जैसा जम जाता है, जिसके कारण इसे ग्लेक्सल एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जा रहा है दोस्त, ठीक है। बात आपके समझ में आ रही होगी, दिक्कत कुछ होगी नहीं। आगे हम चर्चा कर रहे हैं इसके रासायनिक गुणधर्म पर, इसको मिटाकर अपन आगे बढ़ रहे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। एथेनोइक अम्ल के केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में हमें सबसे पहले एस्टीकरण पढ़ना है, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म में हमें एस्टीकरण पढ़ना है, एस्टीकरण पढ़ना है, एस्टीरीकरण, एस्टीरीकरण होता है इसके अंदर अपन को बेसिकली एस्टर प्राप्त होगा, ठीक है ना। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण का मतलब है इसके अंदर हमें एस्टर की क्या होने वाली है, प्राप्ति होने वाली है। जब मैं एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया, एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ करवा देता हूँ, एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ करवा देता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाल देता हूँ, तो मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, ONO और फिर आगे क्या H2 प्राप्त होता है। आगे भी ये CH3, ये आपका किसका फॉर्मूला है, एस्टर का फॉर्मूला है और इसके साथ पानी भी आपको प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही होगी, एस्टर का फॉर्मूला, ठीक है। तो जब मैं कार्बोनिल समूह है एथेनॉल की, एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ करवाता हूँ तो मेरे पास एस्टर बनता है प्लस में पानी बनता है, ठीक है। और इस अभिक्रिया का, ठीक है ना, इसके अंदर जो एस्टर बनता है वो मीठे फलों जैसी गंध वाला एस्टर बनता है, मतलब ये एस्टर बनेगा तो इसकी गंध कैसी होगी, मीठी फलों जैसी गंध होगी, ठीक है। मीठी फलों जैसी गंध वाला एस्टर, मीठी फलों जैसी गंध वाला एस्टर मुझे यहाँ पर प्राप्त होता है, गंध वाला एस्टर, ये आप याद रखेंगे। निर्जलीकरण में, हाँ नहीं, एस्टरीकरण में एस्टर बनता है, ठीक है। बात आपके समझ में आ रही होगी। निर्जलीकरण में तो हमने क्या किया था, एथेनॉल से क्या बनाया था, हमने एथेनॉल से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया था, ठीक है। इसे नोट करें, फिर हम साबुनीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। आपने इसे नोट किया हो तो हम आगे बढ़ेंगे साबुनीकरण, ठीक है दोस्त। साबुनीकरण के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा मेरा पॉइंट है साबुनीकरण, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एस्टीकरण में एस्टर बना था, साबुनीकरण में हम साबुन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो साबुन कैसे बनाएंगे, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एस्टर ले लेते हैं। एस्टर का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O OH2 CH3 होता है। बोले बात समझ में आ रही होगी, ये आपके किसका फॉर्मूला है, एस्टर का फॉर्मूला है। COCH2 CH3 है, सॉरी COCH2 CH3, ये एस्टर है। आगे वाले में भी थोड़ा करेक्शन कीजिए। जब मैं एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाता हूँ, देखो आपको एस्टर का फॉर्मूला याद ना होना तो एस्टर लिख के छोड़ देना, पर मेरी मान तो याद कर लेना। CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH2 CH3, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम एसीटेट बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है, प्लस में क्या रहता है आपका, फिर एथेनॉल बनता है, सोडियम एसीटेट और एथेनॉल बनता है। बात समझ में आ रही होगी। इस विधि से साबुन तैयार किया जाता है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। क्या है ये, साबुन, साबुन का रासायनिक सूत्र है सोडियम एसीटेट, ठीक है।
बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये विधि थोड़ी हार्ड लगती है साबुनीकरण की, तो मेरे पास एक और विधि है, ये आपकी विधि नंबर 1। अब विधि नंबर 2 देखिए, आप क्या करो, एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवा दो, तभी भी आपको सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। प्लस में आपके पास पानी निकल जाएगा। अब वो आपकी इच्छा है, आपको साबुन कैसे बनाना है, एस्टर से साबुन बनाना है या आपको एथेनोइक एसिड से साबुन बनाना है, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये दोनों साबुनीकरण की विधियां हैं जो आप अभी नोट करें। ठीक है, चलिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। साबुनीकरण के बाद में आगे मेरा टॉपिक कौन सा है देखेंगे। आगे हमें पढ़ना है कार्बोनेट के बारे में। ठीक है, अगला मेरा तीसरा पॉइंट है इसी में, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। याद आ रहा हो, दूसरे चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। ठीक है ना, कार्बोनेट और डाई कार्बोनेट से अभिक्रिया, कार्बोनेट वह डाई कार्बोनेट से अभिक्रिया, कार्बोनेट वह डाइक्रोमेट से अभिक्रिया, रिएक्शन विद कार्बोनेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। अब देखिए, मैं आपकी एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया, ठीक है, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाता हूं, तो क्या बनेगा। और एक मैं आपकी एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराता हूं, तो क्या बनेगा। ठीक है, चलेंगे। इसके अंदर तो मेरे पास आपका वापस सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से H निकल जाएगा और CH3COO जुड़ जाएगा। ठीक है, ये फिर आपके पास बचा कौन, H और CO3। ठीक है, क्या बचा, H और CO3। HCO3 से एक तो पानी मिल जाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम का सेम काम होगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। फिर बचा कौन, HCO3 बचा। HCO3 बचा है तो यहाँ पर भी आपके पास पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। HCO3 मतलब पानी बनाना है और कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि जब आप एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाएं या डाइक्रोमेट के साथ करवाएं, तो आपको सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा ही होगा, साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती हुई दिखेगी। इसे नोट करें। आपने कुछ महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ लिए। आगे अपन को इस चैप्टर का एक छोटा टॉपिक और लेना है, साबुन और अपमार्जक, फिर अपना ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। रिएक्शन क्या है अपन जल्दी समझा सकते हैं। ठीक है ना, रिएक्शन को अपन थोड़ा बढ़िया तरीके से स्पीड में ले सकते हैं, और ऐसे ये चैप्टर्स आपको दोबारा से पढ़ाए जाएंगे तो समस्या का कोई भाव नहीं है। एक बार आप ऐसे समझ लें कि आपका थोड़ा सा मोटे तौर पर आप सिलेबस ही देख रहे हैं कि हमारे बुक के अंदर ये टॉपिक हैं और इनके अंदर ये चीज़ें हैं। अब आगे अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक, साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक। चलिए, साबुन और अपमार्जक। साबुन लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये लिख देता हूं मैं कि साबुन लंबी श्रृंखला वाला, साबुन लंबी श्रृंखला वाला साबुन लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक समूह है या कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, क्योंकि अपन एथेनोइक एसिड से ही तो साबुन बना रहे थे। एथेनोइक एसिड की सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, वहाँ पर अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते तो पोटेशियम का लवण मिल जाता। ठीक है ना, पोटेशियम या सोडियम के लवण होते हैं। बात समझ में आ रही होगी।
ठीक है। जैसे अपन को साबुन का सूत्र देखना है तो अभी अभी आपने देखा था CH3COONA, वो भी क्या था, साबुन ही था, एसीटेट ही था, सोडियम एसीटेट था वो। पर साबुन का एक रियल फॉर्मूला आपके पास C17H35 होता है। इसके आगे और भी है C⋅ONA, वो सोडियम एसीटेट है, वो साबुन नहीं है, वो साबुन जैसा है। साबुन का सूत्र तो ये होता है। ये साबुन केवल मृदु जल में सफाई करता है। साबुन है वो केवल कोमल जल के अंदर क्या करते हैं, सफाई का कार्य करते हैं। साबुन मृदुल जल, मृदुल जल का मतलब है कोमल जल। साबुन मृदुल जल में सफाई का कार्य करते हैं, सफाई का कार्य करते हैं। ठीक है, बात आपके समझ में आ रही होगी। आगे हम बढ़ेंगे तो हम अब अपमार्जक के बारे में चर्चा करेंगे, या आपने साबुन के बारे में चर्चा करेंगे। अब अपन अपमार्जक के बारे में चर्चा करेंगे। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोनिल अम्लों के अमोनियम व सल्फेट अम्ल लवण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम, ठीक है, अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं, सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर जल में कार्य करते हैं। साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करेगा, जबकि अपमार्जक कठोर व मृदुल दोनों जल में कार्य करता है। अपमार्जक कठोर वह मृदु, ठीक है, कठोर वह मृदु जल दोनों में कार्य करता है, दोनों में कार्य करता है। ये आपके इन दोनों के बीच में क्या हो गया है, डिफरेंस हो गया, अंतर आपने देख लिया। ठीक है, वो तो कार्बोनिल समय का सोडियम और पोटेशियम लवण है, जबकि अमोनियम और सल्फोनेट अम्ल है वो मृदुल जल में कार्य करेगा। ये कठोर व मृदुल दोनों में कार्य करेगा। बोले बात एकदम क्लियर है, समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये तो कठोर में करता है और मृदुल में भी करता है। वो ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ मृदुल में कार्य करता है। कोई आपसे साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछे तो आप ये अंतर इजीली लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, चलें, साबुन और अपमार्जक में हम आगे की कड़ी में चर्चा करने वाले हैं। आगे की कड़ी के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं साबुन अणु में, ठीक है ना। साबुन अणु में साबुन सफाई कैसे करता है, इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। साबुन का एक अणु होता है, उसके अंदर कुछ इस प्रकार की जिगजैग आकृति होती है। इसको समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। ऐसी जिगजैग आकृति होती है तो ध्यान से देखना। ये जो पीछे वाला पूंछ वाला पार्ट है, ये जल विरागी पार्ट होता है, ठीक है। कौन सा पार्ट होता है, जल विरागी शिरा होता है, जल विरागी शिरा। जबकि ये है, ये जल रागी शिरा होता है, आगे वाला जल रागी शिरा, ठीक है। जल विरागी शिरा और जल रागी शिरा। जल रागी शिरा होता है, ये आयनिक भाग होता है, और जल विरागी शिरा लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। ये तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है ये तो, ठीक है। और जो आपका जल रागी शिरा है, ये आपका आयनिक भाग होता है, प्लस चार्ज वाला भाग होता है, ठीक है। ये आप देखिए साबुन अणु की संरचना, ठीक है ना। तो देखो अब मैं इसको है ना एक विशेष चीज में समझाता हूँ। जैसे आप समझना, आपके मिशेल आएगा, मिशेल की संरचना आएगी, वो लास्ट में बताता हूँ, पहले एक चीज समझना। जैसे ये कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर है ना यहाँ पर दाग लग गया, कोई तेल का दाग लग गया, तो ये क्या होगा, ऐसे आएंगे। मैंने साबुन को ऐसे रखा ना, तो ये ऐसे आएगा,
पानी के अंदर साबुन के अणु कुछ इस प्रकार आएंगे। मतलब जो आपका जल विरागी सिरा है, लंबे हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है, ये कहाँ जाएगा, ये इस कपड़े के अंदर जाएगा। और जल रागी जो सिरा है आयनिक भाग वाला, वो ऊपर रहेगा। जैसे मैं इस कपड़े के ऊपर साबुन लगाऊंगा, जैसे ये कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर ऐसा मैल लगा हुआ है, मैं साबुन लगाऊंगा तो साबुन के सिरे हैं वो इसकी तरफ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जब मैं इसको ऐसे ऐसे साफ करूंगा, रगड़ूंगा, तो रगड़ने से क्या होगा, ये आयन अपने साथ क्या लेकर चले जाएंगे, दाग को लेकर चले जाएंगे, और मेरी टी शर्ट क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये कपड़ा है, कपड़े के अंदर मैं सब्जी खा रहा था, सब्जी का दाग लग गया, फिर मैं धोने गया, साबुन मैंने इसके अंदर लगाई, फिर मैंने इसके अंदर ब्रूस मारा। ब्रूस मारने से क्या होगा, साबुन के जो अणु हैं वो अपने साथ दाग ले जाएंगे और हमारी टी शर्ट क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी दोस्त। ठीक है, साबुन होता है ये तेल युक्त पदार्थ की सफाई करता है। अपन कोई भी गंदगी लगी हुई है कपड़े के, उसको साबुन लगा के ब्रश से साफ करते हैं, तो जल विरागी सीरा है वो पहले तो उस दाग के ऊपर चिपक जाता है, और जल रागी सीरा ऊपर रहता है। और जब हम इसे साफ करते हैं तो जल रागी सीरा ऊपर से खींचकर दाग को बाहर निकाल देता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपको ऐसे का ऐसा ही नोट करना है। ये डायग्राम बनाइएगा, इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि कपड़े के ऊपर पहले मैंने साबुन लगाई, तो फिर क्या हो गया, दाग साफ हो गया और मिसल बाहर की तरफ निकल रहे हैं और अपने साथ दाग लेकर जा रहे हैं और पानी के अंदर वो गंदगी फैला देते हैं। ये है आपका गंदा कपड़ा। ठीक है, गंदा कपड़ा। ये है सफाई वाला, जिस टाइम सफाई हो रही है, और ये आपका है साफ कपड़ा। ऐसे साबुन अपना कार्य करता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। थ्योरी आपके बुक के अंदर पड़ी है, तो थ्योरी आप वहाँ से देख सकते हैं। जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो की वही चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है, बस थोड़ी सी साइंस लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे अब मैं आपको एक मिसेल की संरचना बता देता हूँ, क्योंकि मिसेल की संरचना बोर्ड में पूछी जाती है। ठीक है, मिसेल की संरचना के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मिसेल की संरचना, इस मिसेल की संरचना के अंदर होगी वही बात कि यहाँ पर कोई दाग लगा हुआ है। ठीक है ना, ये कोई दाग लगा हुआ पार्ट है। तेल की बूंद मान लो, ये तेल की बूंद है। ठीक है ना, मेरे कपड़े के ऊपर तेल की बूंद गिर गई। तेल के अंदर क्या हो गया, कपड़े के अंदर क्या हो गया, तेल की बूंद गिर गई 2-3। अब मेरे को सफाई करनी है, मैं साबुन रख दूंगा। साबुन रखने से क्या होगा, इसके अंदर क्या आएंगे, सोडियम के आयन आएंगे, Na+ आएगा, क्योंकि सोडियम एसिडेट ही होता है साबुन। ठीक है, ऐसे ऐसे आयन आएंगे और इसके साथ चिपकेंगे, और इसके साथ चिपकेंगे तो क्या बनाएंगे, मिसेल बनाएंगे। आपके मिसेल की संरचना ऐसे बनेगी, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना, आपकी किताब के अंदर बढ़िया से बनी हुई किताब वाली देख लीजिएगा। मिसेल की संरचना ऐसी बनानी है, बस दिखा देना है। ये तेल की बूंद है आपके पास, और वो आपके पास सोडियम आयन ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आपके मिसेल की संरचना है। चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेरे अंदाज से कंप्लीट एनसीईआरटी में मेरे साथ ही रखता हूँ नीचे। ठीक है ना, अपना कोई टॉपिक छूटे ना। ठीक है, तो ये आपका 4 चैप्टर है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। मिसेल की संरचना बुक से आप एक बार नोट कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा ये 4 चैप्टर अपन ने, बार बार कह रहा हूँ कि अपन ने एक डेमो लेक्चर लिया है। आपने अभी तक जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 4 चैप्टर पढ़ लिया यूट्यूब के माध्यम से मेरे चैनल के द्वारा, ये सब कुछ आपने डेमो लेक्चर के रूप में पढ़ा है। आगे आने वाली क्लास के अंदर हम बैच के तौर पर इन सभी चैप्टर्स के टॉपिकों को डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, तो चिंता ना लीजिएगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसलिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और अब अपन मिलने वाले हैं हमारी ऐप की क्लासेस के अंदर, तो ऐप में मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। ऐप की क्लासेस आपकी शुरू होने वाली हैं, और उसके अंदर मैं सुमित शर्मा आप सभी को विज्ञान विषय के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड गुड बाय।